नमस्कार, मैं जयकृति योगी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। हमारे राज्य के जो किसान भाई टमाटर की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल फलन की अवस्था पर है और इसी समय फसल में कुछ रोग और कीटों का प्रकोप होता है, जो बहुत ही कम समय में फसल को काफी क्षति पहुंचाते हैं, जिसके कारण टमाटर के उत्पादन में कमी आ जाती है। तो किसान भाइयों, आप टमाटर की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए कीट और रोगों का नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं डॉक्टर जेसी गुप्ता से। किसान भाइयों, हमारे देश में टमाटर की फसल बहुत तादाद में किसान भाई लगाते हैं। किसान भाइयों, अपने राज्य में टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और इस फसल में कई प्रकार के कीट और रोग का प्रकोप देखा जा रहा है, जिनका समय रहते नियंत्रण करना जरूरी है, अन्यथा ये कीट और रोग टमाटर की फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, टमाटर में फल छेदक जो कीट है बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। इसमें टमाटर की फसल को खराब कर देता है और जो इसकी इल्ली है टमाटर के अंदर घुस करके उसको खराब तो करती है और उसमें छेद कर देती है। फल छेदक कीट से प्रभावित फल काणे हो जाते हैं और ऐसे फलों का कुछ भी बाजार भाव अच्छा नहीं मिल पाता और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। किसान भाइयों, इस कीट के नियंत्रण के लिए कीटग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट करें। इसके अलावा नीम आधारित कीटनाशक दवा का प्रयोग करें। किसान भाइयों, इस प्रकार का अगर कीट आपको दिखाई दे रहा है तो किसान भाइयों, आप कीट नियंत्रण करने के लिए डाइमेथोएट दवा है। डाइमेथोएट दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें, या स्पाइनोसेट दवा 170 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। किसान भाइयों, इसके अलावा टमाटर की फसल में मुख्य रूप से टेला यानी जैसिड, एफिड, थ्रिप्स, माहो, सफ़ेद मक्खी आदि प्रकार के रस चूसक कीट भी फसल को बहुत अधिक हानि पहुंचाते हैं और हमारे स्वस्थ पौधों को खराब करते हैं। किसान भाइयों, आप अगर खेत में ये आपको दिखाई दें तो इसमें नीम के घोल का छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा भी किसान भाइयों, आप नीवोन दवा ये भी 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके 2-3 बार छिड़काव करेंगे तो ये रस चूसक कीट से टमाटर की फसल की सुरक्षा हो जाएगी। किसान भाइयों, इसके अलावा बदलते मौसम की वजह से झुलसा रोग का प्रकोप भी हो सकता है, जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा किसान भाइयों, टमाटर की फसल में कई प्रकार के रोग आते हैं और इन रोगों के कारण भी हमारी फसल को बहुत अधिक हानि होती है। टमाटर की फसल में मुख्य रूप से एक अगेती झुलसा रोग और एक पछेती झुलसा रोग, दो प्रकार के ये जो रोग पत्ती पर आते हैं, अगेती और पछेती झुलसा रोग, इससे हमारी फसल को भी काफ़ी नुकसान होता है। अगेती जो झुलसा रोग है वो 30 दिन की फसल जब हमारी छोटी होती है उस अवस्था में गोल गोल धब्बे, भूरे रंग के धब्बे पत्तियों पर दिखाई देते हैं और पछेती झुलसा में भी जो है ये बी आकार के धब्बे ऊपर की सतह से नीचे की ओर बढ़ते हैं। कभी कभी टहनियों पर या जो मुख्य उसकी शिरा होती है, मुख्य जो उसकी ब्रांच होती है या शाखा होती है, उस पर भी ये काले रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं और फसल को बहुत अधिक नुकसान होता है। किसान भाइयों, पहला छिड़काव मैनकोजेब का करें। मैनकोजेब 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 500 लीटर पानी में 1500 किलोग्राम दवा का छिड़काव करें। दूसरा छिड़काव रिडोमिल MZ72 नामक दवा है। यह दवा 1000 ग्राम दवा प्रति 500 लीटर पानी में घोल बना करके आप जो है इसका 2-3 बार छिड़काव करेंगे तो ये जो झुलसे रोग हैं, दोनों प्रकार के झुलसा, ये आगे नहीं आएंगे और आपका उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा। इसके अलावा किसान भाइयों, इसमें जीवाणु जनित उकटा और फफूंद जनित उकटा भी कई बार दिखाई देता है। अगर इस प्रकार के पौधे आपको जगह जगह से सूखे हुए या पीले पड़े हुए पत्तियां या पौधे कहीं कहीं छोटे हो गए हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको उखाड़ करके देखें। उनकी जड़ें अगर काली पड़ रही हैं, ख़राब हो रही हैं, तो समझें कि ये जो है उकटा से आपका नुकसान हो रहा है, फसल ख़राब हो रही है। तो इसमें कार्बनडाजिम दवा है। कार्बनडाजिम दवा 2 ग्राम दवा
प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके इसमें जड़ों में इसकी ड्रेंचिंग करें और आप देखेंगे कि फिर यह रोग आगे नहीं बढ़ेगा और आपकी फसल फिर सुरक्षित हो जाएगी। इसके अलावा भी किसान भाइयों, इसमें एक श्याम वर्ण रोग आता है। कई बार पत्तियों पर जो है अनियमित आकार के या ये किडनी के आकार के धब्बे दिखाई देने लगते हैं, गहरे भूरे धब्बे, काले रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार का रोग अगर आपको दिखाई दे तो इसमें जो है बोडो मिश्रण 1% बोडो मिश्रण का छिड़काव करें। ये कई प्रकार के रोग जो है नहीं आएंगे और आपकी फसल ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देगी और आपकी फसल में जो टमाटर हैं वो भी चमकीले और गोल और अच्छी गुणवत्ता वाले आपको मिलेंगे, जिससे आपको काफ़ी लाभ होगा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, विगत 1-2 दिनों के दौरान देश और प्रदेश के कृषि जगत में किसानों के लिए क्या नया रहा, आइए जानते हैं। टिड्डियां मारने के लिए कीटनाशकों का छिड़काव। अब तक 61,000 लीटर कीटनाशक का छिड़काव। कीटनाशक छिड़काव से जहरीली हो रही जमीन, इंसानों के स्वास्थ्य को भारी खतरा। प्रदेश में टिड्डियां जी का जंजाल बन गई हैं। जिंदा टिड्डियां फसलों को नुकसान पहुंचा रही हैं। वहीं इन टिड्डियों को मारना भी बड़े खतरे को न्योता दे रहा है। टिड्डियों को मारने में कई तरह के खतरनाक कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो जमीन को जहरीला बना रहे हैं। ये कीटनाशक पशु पक्षियों के लिए तो खतरा बन ही रहे हैं, इंसानों की सेहत के लिए भी बड़ा संकट खड़ा कर रहे हैं। एक नजर टिड्डियों के नियंत्रण पर। प्रदेश में अब तक करीब 1,15,000 हेक्टेयर क्षेत्र टिड्डी प्रभावित। 87,723 हेक्टेयर क्षेत्र में कीटनाशकों से टिड्डियों पर नियंत्रण। 47,948 हेक्टेयर क्षेत्र में कीटनाशकों का छिड़काव। 47,021 लीटर मेलाथियान, 96% ULB का किया इस्तेमाल। कृषि विभाग ने 38,775 हेक्टेयर क्षेत्र में किया टिड्डियों पर नियंत्रण। 13,880 लीटर पौध संरक्षण रसायन का हो चुका है इस्तेमाल। ये पेस्टिसाइड्स थोड़े रोज जाते रहते हैं और हमारे जो फैटी एसिड्स के डिपो है, जो फैट बॉडी में हो रही है डिपॉजिट, उसके साथ साथ पेस्टिसाइड भी अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। जब गाय दूध देने लगती है तो दूध में क्या होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स तो खाने से मिलते हैं और कुछ ये जो फैटी एसिड्स जो अंदर बॉडी रिजर्व है उससे भी आते हैं। तो वो जब वहां से जब आते हैं टूट के फैटी रिजर्व, उनके साथ साथ में पेस्टिसाइड भी आ जाता है। तो आज खाया है वो पेस्टिसाइड तो आज आ जाएगा दूध में, लेकिन आज खाया हुआ पेस्टिसाइड 4 महीने बाद भी दूध में आता रहेगा। तो ये एक मानव समाज के लिए एक बहुत, मैं तो ये कहूंगी कि इनडायरेक्टली एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है हमारे को। भारत सरकार ने टिड्डी नियंत्रण के लिए 13 प्रकार के कीटनाशकों के इस्तेमाल की इजाजत दी है। इनमें से कुछ बहुत ही घातक हैं। इन ज्यादा घातक रसायनों का इस्तेमाल नॉन एग्रीकल्चर क्षेत्र में ही किया जा रहा है, फिर भी ये स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। एक नजर इन कीटनाशकों पर। ये कीटनाशक अपघटित नहीं होते, सालों तक जमीन के अंदर मौजूद रहते हैं। वातावरण में घुल चुके रसायन सांस के जरिए इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। कीटनाशक प्रभावित वनस्पति को गाय, भैंस या बकरी खा लेती है तो ये कीटनाशक पशुओं के शरीर में रह जाते हैं। इनका दूध इंसानों की सेहत पर भारी। कीटनाशकों के तत्व जमीन के जरिए भी खाने में आते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। जो इतनी बीमारियां फैले जा रही है, इनके पीछे कहीं ना कहीं, क्योंकि ये हमारे खाद्य श्रृंखला में ये सब जो पेस्टिसाइड्स हैं जिनका छिड़काव आज हम टिड्डी पे कर रहे हैं, मैं तो टिड्डी के अलावा भी कहूंगी जो हमारे ये किसान भाई जो अपनी फसलों पे भी करते हैं, वो भी उतना ही करो, उतनी ही मात्रा में करो जितना लिटरेचर में कह रखा है। पर ये क्या करते हैं, अंधाधुंध छिड़काव करते हैं। कीटनाशक मुफ्त में दिए जा रहे हैं, किसान इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तात्कालिक रूप में तो टिड्डियां मर जाती हैं, लेकिन इससे जो नुकसान इंसानों को होता है उस बारे में सोचने की जरूरत है।
हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई जल की व्यवस्था है, वे किसान इस समय अदरक की बुआई करके आने वाले समय में अच्छी उपज ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको भूमि के चयन से लेकर उन्नत प्रजातियों का चुनाव, खाद उर्वरक प्रबंधन और बुआई की वैज्ञानिक तकनीक आदि पर विशेष ध्यान देना होगा। इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी किसान भाइयों से कि अदरक की खेती के लिए सबसे पहले वो खेत का चुनाव करें जहाँ दोमट मिट्टी और बलुई मिट्टी हो। और सबसे बड़ी बात है कि खेत में जल निकासी का समुचित व्यवस्था होना चाहिए। खेत की गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद रोटोवेटर से जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी बनाकर खेत को धूप लगने के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। उसके बाद हम लोग उर्वरक की मात्रा सही दें तो प्रति हेक्टेयर सड़ी हुई गोबर की खाद 300 क्विंटल और नेत्रजन 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर, DAP 50 केजी और पोटास लेना है 80 से 100 केजी, क्योंकि पोटास का मात्रा कुछ अधिक है, इसलिए कि जो नीचे में कंद बैठते हैं उसके लिए पोटास बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। और उसके बाद ये देखना है कि अगर सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है तो जिंक सल्फेट और बोरेक्स प्रति हेक्टेयर 20 किलो के हिसाब से डालें। फिर ये और उर्वरक की जब मात्रा खेत में डालें उस समय ये ध्यान देना चाहिए किसान भाइयों को कि नेत्रजन को उस समय नहीं डालें। बाकी जो हमारा उर्वरक है पोटास, DAP और जो सूक्ष्म पोषक तत्व वाले हैं उसको जिस समय हम खेत तैयार करते हैं उस समय डालें। और जो हमारा नेत्रजन है उसको 3 भाग में हम लोग बांट लें। उसके बाद जब सिंचाई करें तब यूरिया का उपयोग छिटने के काम में करें। और ये छायादार जगह में भी लगाया जा सकता है, जैसे बाग बगीचा जहाँ लगे हैं वहाँ भी लगाया जा सकता है। और उसके बाद किसान भाइयों का उन्नत प्रभेद का चयन करना चाहिए। तो उन्नत प्रभेद में बहुत सारे हैं, सुरभि, सुरुचि, सुप्रिया, मरान, नादिया। तो हम लोग 2 वैरायटी यहाँ हम लोग सजेस्ट करते हैं किसान भाइयों को कि मरान और नादिया लगाइए इसका, क्योंकि उपज क्षमता बहुत ही अच्छा है। इसका मरान का उपज क्षमता 1 हेक्टेयर में 130 क्विंटल से ले प्रति हेक्टेयर 150 क्विंटल है और नादिया का 200 प्रति क्विंटल से लेकर 250 प्रति क्विंटल हेक्टेयर है। बीज की मात्रा, किस्म और प्रकंदों के आकार पर निर्भर करती है। सामान्यतः रोपण हेतु अदरक को 15 से 25 ग्राम तक टुकड़े जिनमें कम से कम 2 आंखें हो का चुनाव करना चाहिए। उसके बाद किसान भाइयों सब कुछ करने के बाद एक गलत करते हैं कि सीड का उपचार नहीं करते हैं। किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी सीड आप खेत तक लाएं उनको निश्चित रूप से उपचारित करें, क्योंकि उपचारित में कोई खर्च नहीं आती है। और यहीं उपचारित करने के बाद हमारा इसी जगह 60 से 70% हमारा रोग नियंत्रण हो जाता है। तो सब किसान भाई जानते हैं कि बेविस्टीन आती है और कार्बेंडाजिम आती है। प्रति किलो 2 ग्राम के हिसाब से आधे घंटे तक उपचारित करें। उपचारित करने के बाद घोल से निकालकर आधे घंटे तक छाया में सुखा दें। उसके बाद खेतों में लगाएं। सबसे ध्यान देने योग्य बात है कि रो की दूरी जो होती है वो 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौधा से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दूसरी बात है कि जब किसान भाई खेत में अदरक लगाते हैं तो उसको खुला छोड़ देते हैं, तो खुला छोड़ने से हानि होती है। तो खुला नहीं छोड़े। रोपने के बाद उसमें नीम, ये शीशम का हरी पत्ती हो या मकई का डंठल से पूरी तरह उसको ढक देना चाहिए। इससे हमारा जर्मिनेशन 100% निश्चित हो जाती है और जल्दी भी हो जाती है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम बसुआ, जिला भरतपुर के किसान प्रमोद कुमार ने। आप नए फल बाग लगाने के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो प्रमोद कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। फलों की सफल व्यावसायिक बागवानी के लिए बाग लगाने से पहले कागज पर वृहद योजना सावधानी पूर्वक बनानी चाहिए, ताकि बाद में पछताना न पड़े। किसान भाइयों, नए बाग की स्थापना के लिए सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सही स्थान एवं उपयुक्त मृदा का चुनाव। व्यावसायिक दृष्टि से बाग लगाने के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करें जो शहर के नजदीक हो एवं यातायात की पर्याप्त सुविधा हो। जहां तक उचित मृदा की बात आती है तो बाग लगाने से पहले मिट्टी परीक्षण अवश्य करा लें। मिट्टी रिपोर्ट के आधार पर फल वृक्ष का चुनाव करें या फिर आवश्यकता अनुसार मिट्टी को उपचारित करें तथा जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वर्षा के दिनों में बरसात का पानी फल वृक्ष के तने के संपर्क में न आवे। अगर आप जिस क्षेत्र में अगर बाग लगा रहे हैं, अगर वहाँ का भूमि अगर कम उपजाऊ है तो मिट्टी की सुधार कर लेनी चाहिए। इसके लिए सामान्य रूप से गोबर की सड़ी खाद एवं ऊसर भूमि में ढैंचा की हरी खाद अथवा जिप्सम का उपयोग करना लाभदायक है। बाग लगाने से पूर्व ही बाग के चारों तरफ इस तरह से व्यवस्था कर ले कि जानवर अंदर न आ सके। इसके लिए हम कटीले तारों या फिर झाड़ियों का प्रयोग करते हैं। झाड़ियों में जैसे कि बोगनविलिया, कटीले बबूल, बेर, करोंदा, ये सब का उपयोग कर सकते हैं। तेज गर्म या फिर सर्द वायु के लिए रोकने के लिए बाग के चारों ओर वायु रोधक वृक्ष लगाना चाहिए। इसके लिए शीशम या फिर जामुन का पेड़ लगाना उचित पाया गया है। भूमि एवं फलों की किस्मों के अनुसार पूरे बाग को भिन्न भिन्न खंडों एवं ब्लॉकों में विभाजित कर लेना चाहिए। सर्वप्रथम खेत की 2-3 गहरी जुताई कर पाटा चलाकर खेत को समतल कर लें। फिर स्वेच्छानुसार वर्गाकार विधि या अन्य विधि द्वारा खेत में रेखांकन कर लें। अच्छा रेखांकन वही होता है जिसमें प्रत्येक पौधे को अपने विकास के लिए समुचित स्थान मिल सके। तो इसके लिए कुछ प्रमुख विधियां है। पहली विधि है वर्गाकार विधि। वर्गाकार विधि में पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी समान होती है। दूसरी विधि है आयताकार विधि। आयताकार विधि में पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान नहीं होती है, लेकिन वर्गाकार विधि के तुलना में इसमें हम अधिक पौधे लगा सकते हैं। अगला विधि है षट भुजाकार विधि। षट भुजाकार विधि में हम 6 वृक्ष लगाते हैं और फिर उसके मध्य में 7वां वृक्ष लगाते हैं। इसका रेखांकन करना कठिन है, इसलिए हम इसका उपयोग कम किया जाता है। पूरक विधि, इसका प्रयोग हम मुख्यतः जब तक कि अगर आपके जो लीची और आम के पौधे में फलन नहीं होता है तब तक के लिए, जैसे हम पपीता, अमरूद ये सब का पौधा लगाते हैं। और जैसे ही आपके मुख्य पौधे में फलन शुरू हो जाता है तो इस पौधे को हटा दिया जाता है। नए बाग की स्थापना में चौथा प्रमुख पहलू है फल वृक्षों के लिए गड्ढों का आकार एवं फल वृक्षों की दूरी। किसान भाइयों, फल वृक्षों के अनुसार गड्ढों का आकार एवं पौधों की दूरी का निर्धारण किया जाता है। आइए एक नजर डालते हैं कुछ महत्वपूर्ण फल वृक्षों के लिए गड्ढों का आकार एवं पौध से पौध की दूरी पर। अब इसकी दूरी की बात करेंगे तो बीजू आम के लिए 12x12 मीटर, कलमी आम के लिए 10x10 मीटर, सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर का हम डिस्टेंस रखेंगे। जैसे अगर आम्रपाली किस्म का हम प्रयोग करते हैं तो उसके लिए हम 2.5x2.5 मीटर का हम दूरी ले सकते हैं। लीची लगाने के लिए उसका दूरी रहेगा 10x10 मीटर और सघन बागवानी के लिए 5x5 मीटर। हाँ, तो अप्रैल मई माह में 1x1 का हम गड्ढा खोदकर छोड़ देंगे ताकि सूर्य की जो रोशनी है उस पे पड़े और उसमें जो भी कीट और रोग जो भी उसमें रहते हैं वो नष्ट हो जाए। उसके बाद जून के आरंभ में हम उसमें 40 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2 केजी नीम की खल्ली,
1 kg सिंगल सुपर फॉस्फेट और 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग करेंगे। ये सबको मिट्टी में मिलाकर हम भर देंगे और जैसे ही बारिश शुरू होती है, अगर वहाँ मिट्टी बैठ जाता है तो उसके बाद हम जून से जुलाई तक में पौधे लगाएंगे। पौधे लगाने के बाद गर्मी के समय में एक सप्ताह पर उसमें सिंचाई करेंगे और उसके बाद आवश्यकता अनुसार उसमें सिंचाई करेंगे। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419255 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।